अभी नहीं हुआ है, मतलब नहीं लग रहा है कि अभी हो पाएगा करके। अब सीधा हाँ, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद ही होगा, और सरकार बदल गई तो उनकी मर्ज़ी से होगा फिर। हाँ, जैसा पुलिस भर्ती हुआ था वैसे ही खींचेगा फिर। गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट 2 क्लासेस में हम बजट के बारे में पढ़ रहे थे, और बजट में कुछ टैक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, और एक हमने जीएसटी के बारे में पढ़ना शुरू किया था। फुल फॉर्म क्या है इसका? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किस डेट से और कौन से वर्ष से लागू हुआ था? 1 अप्रैल है या जुलाई है? 1 जुलाई 2017 से। इसके लिए बिल कौन से वर्ष में लाया गया था? तो 2016 में इसके लिए बिल प्रस्तावित किया गया था। और ये जो बिल लाया गया था 2016 में, कौन से क्रम का बिल था? 122वां बिल और 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक। अच्छा, इस जीएसटी के अंदर टोटल कितने स्लैब्स हैं आपने नोट किया है? 4 स्लैब्स हैं। कौन कौन से? 5%, 12%, 18 और 28%। सरकार किसी भी सामान को किस स्लैब में रखती है, ये किस हिसाब से मतलब जारी किया जाता है या घोषित किया जाता है? सरकार किसी वस्तु को कौन से स्लैब में रखती है, ये किस आधार पर? हाँ, सामान का उपयोग कितने लोग कर रहे हैं और कौन से वर्ग के लोग उस सामान को खरीद रहे हैं, इस आधार पर इन चारों में से किसी कैटेगरी में रखा जाता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जो कि हर व्यक्ति खरीदता है, सबसे कम स्लैब में रखा गया है 5% में, और लग्जरियस चीज़ों को 28% वाले स्लैब में रखा गया है। अच्छा, लास्ट कहाँ तक नोट किए थे इसमें? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में क्या लिखे थे लास्ट? कहा जाता है। ठीक। इसी जीएसटी काउंसिल के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। वैसे जो ज़्यादातर 2-4 प्रश्न पूछे गए हैं जीएसटी के बारे में, और रिसेंट ईयर्स में जब 2017 से लेकर 16-17 से लेकर के 20 तक जब यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, तो जनरली स्लैब के बारे में पूछा गया है, कौन से नंबर का बिल था, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, और इस जीएसटी काउंसिल में कौन कौन इसमें अध्यक्ष या सदस्य हो सकते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष, या एग्जाम में जो शब्द पूछा गया था वो था जीएसटी काउंसिल के प्रधान। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप प्रधान। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष या प्रधान कौन हो सकते हैं? प्लानिंग कमीशन में कौन है? नीति आयोग में, और यहां पर वित्त मंत्री। लिखिएगा इसमें डैश करके वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल का प्रधान डैश वित्त मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बैठक के लिए गणपूर्ति। जीएसटी काउंसिल की सीटिंग या मीटिंग जब भी होगी उसके लिए कोरम, जीएसटी काउंसिल के लिए या बैठक के लिए गणपूर्ति
क्या होता है गणपूर्ति या कोरम, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। हाँ हाँ, मीटिंग को फिर पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक, गणपूर्ति का मतलब यह है कि उस संस्था या उस सदन के मिनिमम कितने सदस्य उपस्थित हों ताकि वो बैठक कंटिन्यू की जा सके। इसमें लिखिएगा बैठक के लिए गणपूर्ति डैश 50%। 50%। जीएसटी काउंसिल के जितने मेंबर्स होंगे उसमें 50% अगर प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग को पोस्टपोन किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जब मीटिंग हो रही है तो कुछ प्रपोजल रखा जाएगा और उस पर वोटिंग की जाएगी और कितने % वोट होने चाहिए ताकि कोई बिल मतलब कोई भी प्रस्ताव यहाँ से पास हो सके, इसके बारे में है। लिखिएगा बैठक में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए, बैठक में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत डैश करके लिख लीजिएगा 3/4 या 75%। जितने सदस्य हैं जीएसटी काउंसिल के उसमें से 3/4 सदस्य अगर वोट देते हैं तब वो प्रस्ताव पास माना जाएगा। और इस प्रस्ताव यहाँ पर जब बैठक होगी तो क्या रखा जाएगा, वही कि कोई प्रोडक्ट किस स्लैब में आना चाहिए या कोई भी और नीतिगत परिवर्तन करना है जीएसटी से संबंधित, इसके फाइलिंग से संबंधित, वो सारे नियम या कानून बनाने का काम या उससे संबंधित प्रस्ताव रखने का काम जीएसटी काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जीएसटी काउंसिल द्वारा प्रस्तावित 5 विधेयकों में से, जब जीएसटी काउंसिल बना था और जब जीएसटी के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा था उस समय की बात हो रही है, जीएसटी काउंसिल द्वारा प्रस्तावित 5 विधेयकों में से 4 को संसद की मंजूरी प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से बिल थे जो कि संसद द्वारा पास किए गए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके और सभी के फुल फॉर्म्स लिखिएगा। सबसे पहला इसमें CGST एक्ट, CGST एक्ट। CGST क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट सेकंड है IGST एक्ट, आई से क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड जीएसटी। नेक्स्ट UTGST एक्ट, UTGST एक्ट, यूनियन टेरिटरी UTGST एक्ट। हाँ, और लास्ट है GST एक्ट, GST एक्ट। एक और पॉइंट लिखिए, उसके बाद में आपके जो डाउट्स हैं उसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पांचवा विधेयक SGST, पांचवा विधेयक SGST, ये क्या है, स्टेट जीएसटी। पांचवा विधेयक SGST प्रत्येक राज्य को अपनी विधानसभा में, प्रत्येक राज्य को अपनी विधानसभा में पास करने के लिए सौंपा गया। प्रत्येक राज्य को अपनी विधानसभा में पास करने के लिए सौंपा गया। ठीक है,
तो टोटल जब जीएसटी लागू किया गया था तो जीएसटी काउंसिल जो बना था उसने 5 यहाँ पे बिल प्रपोज किए थे। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी और एक सिंपल जीएसटी था। और जो 5वां स्टेट जीएसटी था ये हर एक राज्य को सौंप दिया गया ताकि वहाँ की विधानसभा से पास हो सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विधानसभा से। जो राज्य आपके यूनियन टेरिटरी में है वहाँ पे भी विधानसभा है, कुछ कुछ में कौन कौन से है जहाँ पे विधानसभा है, या 2016 में कहाँ कहाँ पे विधानसभा थे? एक तो था आपका दिल्ली और एक है आपका पौंडीचेरी या पुडुचेरी। अब इसमें जो 2-3 कंफ्यूजन के पॉइंट बनते हैं, देखिए सबसे पहला तो सेंट्रल जीएसटी, ये किसको जाएगा? केंद्र सरकार को जाएगा ये हिस्सा। कोई भी सामान आप किसी राज्य में जब खरीदते हैं तो आपको जो बिल मिलता होगा, जो जीएसटी इनवॉइस या जीएसटी बिल जो मिलता होगा, उसमें 2 कॉलम रहते हैं, एक तो है CGST करके और एक है SGST करके। वो बिल अगर 18% जीएसटी रेट अगर वहाँ पे लिया गया है तो सिंपल आपको उसमें 9% के 2 कॉलम देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो सेंट्रल जीएसटी है वो केंद्र सरकार के खाते में चला जाएगा, SGST या स्टेट जीएसटी राज्य सरकार के खाते में चला जाएगा। ठीक, ये जो केंद्र सरकार के पास जाने वाला था ये तो चला गया केंद्र को, यहाँ पे चला गया राज्य को। IGST को हम देखेंगे। उसके बाद में एक है आपका UT GST। ठीक, अब ये जो है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी पे संचालन मतलब सरकार कौन होता है, वहाँ पे तो कोई केंद्र राज्य की कोई विशेष सरकार होती नहीं है, ये भी किसके अधीन काम करती है? केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे विधानसभा जैसी कोई संरचना बनी हुई है, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी। तो UT GST को जब आप ध्यान में रखे हैं तो ये याद रखिएगा, ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पर विधानसभा है, फिर से सुनिएगा, ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पर विधानसभा है वो स्टेट जीएसटी के अंदर रूल्स के फॉलो करेंगे। बात समझ में आई? क्योंकि वहाँ पर विधानसभा है इसीलिए वहाँ पर एक सरकार चुन करके आ रही है। ठीक है, सारे खर्च करने के दायित्व तो उनके पास है, इसीलिए वहाँ पे जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है वो स्टेट जीएसटी के रूल्स को फॉलो करने के लिए है, और जो यूटी जीएसटी है वो केंद्र सरकार के जो भी नियम होंगे यूटी जीएसटी के अंदर उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, जो अपवाद स्वरूप जो बात है उसको याद रखेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी या वर्तमान में अगर आप जम्मू कश्मीर को ले लें जहाँ पर विधानसभा है तो वहाँ पे क्या लागू होगा? वहाँ पे यूटी जीएसटी लागू नहीं है, वहाँ पे SGST लागू है। कायदे से वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन लागू क्या है वहाँ पे? स्टेट जीएसटी। ठीक है, और उसके बाद में एक सिंपल आपने चौथे नंबर पे पढ़ा जीएसटी एक्ट। ये जो जीएसटी एक्ट था ये किसके लिए था? ये सारे ही जीएसटी के लिए हैं, लेकिन ये चौथा जो जीएसटी एक्ट लिखा हुआ है ये है, हाँ नहीं, यहाँ पे ये बताया गया है कि राज्यों के जो खर्च हैं, राज्यों का जो बजट है, जो उनको टैक्स के फॉर्म में मिलता था, अगर उस टैक्स में कमी आ रही है, टैक्स कलेक्शन में अगर राज्यों को कमी आ रही है तो जीएसटी एक्ट, जो चौथे नंबर पे जो जीएसटी एक्ट पारित किया गया उसमें यह बताया गया कि राज्यों को होने वाली क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसमें यह बताया गया है, चौथे नंबर का जो जीएसटी एक्ट था इसमें यह बताया गया कि राज्यों को होने वाली क्षतिपूर्ति जो भी टैक्स कलेक्शन होता था उसमें अगर कुछ कमी आ रही है उसको पूरा करने का दायित्व केंद्र सरकार का होगा। केंद्र सरकार यहाँ पे उनकी क्षतिपूर्ति करेगी। राज्यों को जो भी कमी हो रही है उनके टैक्स कलेक्शन में वो सारी की सारी आप पूर्ति करने का काम केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, इनमें से सभी में चाहे तो आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको ध्यान में रखने के लिए नोट कर लीजिएगा। CGST तो आपको समझ में आ जाएगा, IGST रह गया है, UT GST आपको पता है और स्टेट GST आपको समझ में आ गया। GST एक्ट में लिख लीजिएगा सिर्फ राज्यों को होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु, राज्यों को होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु। हाँ हाँ, नहीं, बार बार अलग से लागू करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी काउंसिल ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल हो जाता है। हाँ, उनके मतलब एक काउंसिल के अंदर एक अलग से गवर्निंग बॉडी है, उसमें सभी राज्यों के कुछ प्रतिनिधि शामिल रहते हैं, हर एक राज्य के और हर एक यूटी के जीएसटी काउंसिल के अंदर।
ठीक, अब ये IGST क्या है, इसमें से दो चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती थी, एक है IGST और एक है GST एक्ट। GST एक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया, राज्यों को जो भी टैक्स कलेक्शन में जो भी कमी हो रही है उसकी पूर्ति केंद्र सरकार अपने जो भी उनके पास टैक्स इकट्ठा होगा GST से वहाँ से कर देगी। अब ये IGST क्या है, इंटीग्रेटेड GST। जिनको कुछ भी आइडिया हो बता सकते हैं IGST के बारे में। ये तो आपका CGST या SGST के रूप में ही मिल जा रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टैक्स का बंटवारा तो CGST SGST के फॉर्म में हो ही रहा है। सर ये वापस करने वाला है, पता नहीं वापस जैसे टैक्स को वापस। कोई कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, कोई तो होंगे पीछे, सारे महानुभाव जो बैठे हैं आप। सभी विज्ञान वाले हैं, सब साइंस की तरफ से हैं। IGST का मतलब क्या है, इससे पहले ये समझ लीजिएगा कि CGST और SGST किस कंडीशन में लगता है। कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं तो मान लीजिए हम अपने राज्य के अंदर ही खरीद रहे हैं, ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर ही जब आप कोई सामान खरीदेंगे तो राज्य सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि वो जो शॉप ऑनर है, जो दुकानदार है, वो क्या करेगा, आपको जो बिल बना करके देगा उसमें CGST और SGST दोनों को ही अलग अलग कॉलम में बता करके देगा कि किसको कितना हिस्सा जाने वाला है। ठीक है, कलेक्शन वो खुद करेगा, लेकिन जो पेमेंट है, जो भरने का काम करेगा, जो टैक्स फाइल करने का काम करेगा, उस समय दोनों टैक्स वो सरकार को पे कर देगा, एक राज्य सरकार को, एक केंद्र सरकार को। ठीक, लेकिन यहीं पर मान लीजिए दो राज्यों के बीच कुछ खरीदी हो रही है, कुछ खरीदी बिक्री हो रही है। मान लो MP के कोई ट्रेडर हैं और छत्तीसगढ़ के कोई ट्रेडर हैं, दोनों के बीच कुछ खरीदी बिक्री हो रही है। ऐसी कंडीशन में किस तरीके से टैक्स का बंटवारा होगा। अगर यहाँ पर टैक्स बांटने गए तो MP वाले को भी मिलना चाहिए था, CG वाले को भी मिलना चाहिए था, फिर केंद्र सरकार को भी मिलना चाहिए था कायदे से, क्योंकि CGST के अंदर सेंट्रल को जाएगा और SGST के अंदर राज्यों को जाना चाहिए, क्योंकि दोनों राज्य पार्टी के रूप में इन्वॉल्व हैं, तो दोनों राज्यों को मिलना चाहिए। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो GST लगता है ये किस टाइप का टैक्स है। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, क्या ये सोर्स बेस्ड टैक्स है या ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या ये सोर्स बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां पर सामान उत्पादित किया गया है वहीं पर ये टैक्स लगेगा, या अंतिम रूप से जहां कंज्यूम किया जा रहा है, जो कंज्यूमर है वो ये टैक्स पे करेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब ये अंतिम रूप से जब आप सामान खरीदेंगे वहीं पर आपको ये GST पे करना पड़ेगा। तो GST के बारे में एक खास चीज ये याद रखिएगा कि GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब यहां से आपका ये जो केस है इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लीजिए छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति है जो कि MP से कुछ सामान खरीद रहा है, या MP का कोई व्यक्ति है जो छत्तीसगढ़ से सामान खरीद रहा है। अब इसने छत्तीसगढ़ से कुछ सामान मंगवाया, छत्तीसगढ़ से जो सामान है वो MP गया, MP के ट्रेडर ने बाद में अपने ग्राहकों को वो सामान बेच लिया। ठीक, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, MP के जो ट्रेडर है उसने अपने ग्राहकों को ये सामान बेचा। अब छत्तीसगढ़ को यहाँ पर टैक्स का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। इसने हालांकि पूरे ट्रांजैक्शन में एक पार्टी के रूप में काम किया है, यहां से सामान गया है मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में क्योंकि अंतिम रूप से वो सामान कंज्यूम किया गया है, क्योंकि GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहां पर उसको कंज्यूम किया गया है वहीं पे टैक्स कलेक्शन होगा। तो क्योंकि मध्य प्रदेश में वो सामान गया है, वहां पे ग्राहकों ने उसकी खरीदी की है, इसीलिए यहां पे मध्य प्रदेश में जो भी व्यक्ति उस सामान को बेच रहा होगा वही उस टैक्स को कलेक्ट करेगा, और ऐसे टैक्स को हम कहते हैं IGST। जब भी किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाए और वहां पर वो सामान बेचा जाए, ऐसे रूप में जो GST कलेक्शन किया जाता है इसको हम कहते हैं IGST। और IGST में जो भी डेस्टिनेशन स्टेट होगा, डेस्टिनेशन स्टेट हमारे केस में मध्य प्रदेश, और सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, इन दोनों के बीच में टैक्स का बंटवारा हो जाएगा। ये GST वैसा ही है जैसे कि सेंट्रल और स्टेट GST। डिफरेंस क्या है, अगर एक राज्य के अंदर खरीदी बिक्री हो रही है तो स्टेट GST और सेंट्रल GST दोनों कॉलम बन जाएंगे। ठीक,
वही चीज़ अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान पहुंचाया जा रहा है, वहां पर कंज्यूम किया जा रहा है या वहां पे बेचा जा रहा है, ऐसे केस में उसमें IGST लगाया जाएगा। और IGST में भी 2 कॉलम बनेंगे, एक तो आपका स्टेट GST और एक है सेंट्रल GST। जिस राज्य में कंज्यूम किया गया उसको एक GST मिलेगा स्टेट GST के रूप में, और जो दूसरा पार्ट है वो केंद्र सरकार को चला जाएगा। ठीक है, जो विक्रेता है वो हानि की स्थिति में कह सकते हैं, यहाँ पे उसको कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। यही इसमें बताया गया है IGST में, क्योंकि GST जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, अंतिम रूप से जहाँ पे उपभोग किया जाएगा वहीं पे उसको टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। GST लागू होने से पहले जिससे प्रोडक्शन होता था, हाँ, उसमें स्टेट को टैक्स मिलता था। जहाँ जहाँ पे उत्पादित हुआ है वहीं पे उसमें एक्साइज ड्यूटी लग जाता था, उत्पादन शुल्क, और एक बिक्री कर अलग लगता था, सेल्स टैक्स। अभी भी तो मतलब सीमा शुल्क और वो तो अलग। कस्टम अलग चीज़ है। कस्टम इसलिए है क्योंकि वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना चाहती है सरकार। तो सर वो स्टेट बाउंड्री में नहीं लगता? नहीं, स्टेट बाउंड्री में नहीं लगता, वो सेंट्रल बाउंड्री में। जैसे ही किसी कोस्ट पर या फिर इंटरनेशनल कोई फ्लाइट है जो कि किसी भी जगह पे लैंड किया है, वहाँ से कुछ सामान उतारा जा रहा है, वहाँ पे लगेगा आपका कस्टम ड्यूटी। ठीक है, चलिए ये GST के जो 5 स्वरूप हैं अलग अलग, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, क्या क्या चीज़ हमने पढ़ा? सबसे पहले तो एक सिंपल सा GST एक्ट, उसके बाद में CGST, SGST, UT GST और IGST। किसी को भी कोई समस्या है तो बता सकते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या लिखा आपने नोट्स में? लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? ठीक, इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट और लिखिएगा इसमें। GST एक डेस्टिनेशन पॉइंट, GST एक डेस्टिनेशन पॉइंट बेस्ड टैक्स है। GST एक डेस्टिनेशन पॉइंट बेस्ड टैक्स है। अतः जिस राज्य में वस्तु का उपभोग किया जा रहा है, अतः जिस राज्य में वस्तु का उपभोग किया जा रहा है वहीं पर कर की वसूली की जाएगी, वहीं पर कर की वसूली की जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट में आपका IGST क्लियर हो गया होगा। अच्छा, GST में से किन किन चीज़ों को बाहर रखा गया है? इलेक्ट्रिसिटी है, लिकर है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है भारत में? वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, और बजट बनाने का कार्य, प्रस्तुत करने का कार्य, बजट प्रेजेंट करने का कार्य वित्त मंत्री जो है वो संसद के सामने रखेंगे। ठीक, बजट और टैक्स में हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो लगभग कंप्लीट हैं। इसमें से कोई समस्या है किसी को? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। CGST केंद्र सरकार के लिए है, SGST राज्य सरकार के लिए है, UT GST भी केंद्र सरकार ही इकट्ठा करेगी, लेकिन सिर्फ ऐसी जगहों पे जो कि यूनियन टेरिटरी के नाम से जाने जाते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन क्या है? ऐसे यूनियन टेरिटरी जहां पर विधानसभा है, अगर वहां पर विधानसभा है वो किसके अंदर आ जाएगा? आपका स्टेट GST के अंदर। ठीक है, IGST अगर 2 राज्यों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस राज्य में सामान को
उपभोग किया जाएगा, जो जहां पर कंज्यूमर उसको अंतिम रूप से खरीद रहा है वहां इकट्ठा करेगा और बांटा जाएगा केंद्र और उस राज्य के साथ में। जीएसटी एक्ट क्या बताता है? हाँ, कोई राज्य जो कि पहले टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करता था, अब उसको अगर टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, उसको क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र सरकार कुछ राशि देगी। ये चीज़ बताया गया है जीएसटी एक्ट के अंदर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। कुछ सिंपल टर्म्स हैं बजट और आपके टैक्स रिलेटेड, इनके बारे में देखते हैं। हेडिंग डालिएगा बजट के प्रकार। बजट के प्रकार। सबसे पहला इसमें लिखिएगा परंपरागत बजट, ट्रेडिशनल बजट। जब बजट पेश किया जाता है तो इन अलग नामों से कोई बजट पेश नहीं होता है, सिर्फ अर्थशास्त्रियों ने इनको अलग अलग टाइप से बस नाम दिए हैं समझने के उद्देश्य से। ठीक है, सबसे पहला है परंपरागत बजट या ट्रेडिशनल बजट। इसमें लिखिएगा एक पॉइंट, इसमें केवल आय व्यय का विवरण होता है। इसमें केवल आय व्यय का विवरण होता है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इसके अंतर्गत कोई योजना या उद्देश्य, इसके अंतर्गत कोई योजना या उद्देश्य निश्चित नहीं होता। निश्चित नहीं होता। सेकंड, कार्य निष्पादक बजट या परफॉर्मेंस बजट। कार्य निष्पादक बजट या परफॉर्मेंस बजट। इसमें लिखिएगा किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया बजट। किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया बजट। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, बजट पेश होने के 3 माह पहले, बजट पेश होने के 3 माह पहले की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर, 3 माह पहले की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट बजट का टाइप है आउटकम बजट। आउटकम बजट देवनागरी में भी ऐसे ही हिंदी में भी लिखिएगा आउटकम बजट। इसमें लिखिएगा पिछले बजट के परिणामों को ध्यान में रखकर, पिछले बजट के परिणामों को ध्यान में रखकर
नए उद्देश्य और लक्ष्यों के साथ बनाया गया बजट। नए उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ बनाया गया बजट। नेक्स्ट टाइप है बजट का जीरो बजट। जीरो बजट या शून्य आधारित बजट। जीरो बजट या शून्य आधारित बजट। इसमें लिखिएगा, इसके अंतर्गत पुराने बजट में किए गए कार्यों को शून्य मानते हुए, इसके अंतर्गत पुराने बजट में किए गए कार्यों को शून्य मानते हुए उनका मूल्यांकन नए तरीके से करने के बाद, उनका मूल्यांकन नए तरीके से करने के बाद बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसे सनसेट बजट भी कहते हैं। इसे सनसेट बजट भी कहते हैं। जैसे सूर्य डूब गया, वैसे ही पुराने बजट में जो भी राशि जिस जिस चीज़ के लिए दी गई थी उसको वहाँ तक ख़त्म मान लिया जाएगा, ज़ीरो। नया बजट आएगा, फिर से स्टार्टिंग से उसमें एलोकेशन किया जाएगा। नेक्स्ट, जेंडर बजट, लिंग आधारित बजट। जेंडर बजट या लिंग आधारित बजट। इसमें लिखिएगा, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट। ठीक, ये कुछ टाइप्स थे बजट के। सबसे पहला है ट्रेडिशनल बजट, मतलब जो सामान्य रूप से आय व्यय का सिर्फ लेखा जोखा रखते हैं, ऐसे बजट को हम, जहाँ पे कोई विशेष लक्ष्य या कोई थीम जो है वहाँ पे न रखा गया हो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है कह सकते हैं बजट का, आपका ट्रेडिशनल बजट। सेकंड है आपका कार्य निष्पादन बजट। कोई भी अगर उद्देश्य निश्चित किया गया है, मतलब ये देखा गया कि पिछले बजट के लास्ट 3 महीने में क्या आउटकम रहा, पिछला जो बजट बनाया गया था 1 साल का, उसके लास्ट के 3 महीने तक हमने क्या क्या टारगेट अचीव किए हैं, उन टारगेट्स के अचीवमेंट्स को ध्यान में रख करके नया बजट बनाया जाएगा। इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस बजट। लास्ट टाइम के बजट में क्या परफॉर्मेंस था। नेक्स्ट है आउटकम बजट। कुछ नए लक्ष्य को ध्यान में रखकर, कुछ नए अगर टारगेट रखा है उसको ध्यान में रख करके जो बजट बनाया गया है, इसको हम कहते हैं आउटकम बेस्ड बजट। और जीरो बजट, अभी मैंने बताया कि पिछले बजट में कोई जो लास्ट बजट था वहाँ पे जो भी राशि जिस भी फील्ड के लिए, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए एलोकेट की गई थी, उसको ये जो बजट का फाइनेंशियल ईयर है खत्म होते तक इसको मान लिया जाएगा कि इसके बाद इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और जो नया बजट आएगा उसमें फिर से यहाँ पे इस जीरो लाइन से शुरुआत की जाएगी। मतलब किसी कार्य में कितना डेवलपमेंट हुआ उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद में ये देखेंगे कि अब इसमें कितने इन्वेस्टमेंट की, मतलब क्या कितना और पैसा एलोकेट करने की जरूरत है। ठीक, पुराने प्रोग्रेस को, पुराने जो भी अचीवमेंट है उसको जीरो मान लिया जाएगा और नए सिरे से कैलकुलेशन किया जाएगा कि वहाँ पर कितना एलोकेशन करने की जरूरत है। और सबसे लास्ट है आपका जेंडर बजट। महिलाओं के लिए या विशेष अगर कोई बजट है जहाँ पे महिलाओं के लिए ज़्यादा स्कीम्स या प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, इसको हम कहते हैं जेंडर बेस्ड बजट। ठीक है,
महिलाओं के लिए कौन कौन से स्कीम आपको याद आ रहे हैं? एक महिला बैंक है 2013 में स्थापित किया गया। ठीक है। और महिलाओं के लिए चलाए गए सभी स्कीम्स जितने भी चल रहे हैं 2014 के बाद में, हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद में और उज्ज्वला और जन धन योजना भी जन धन योजना भी कह सकते हैं। एक पीडीएस शॉप है जहाँ पे कार्ड अब महिला प्रमुख के नाम से बनाया जाता है, मतलब प्रोविज़न ये किया गया कि कोई फैमिली में अगर फीमेल है जो एल्डर हैं उनके नाम से बनाया जाएगा। और गाँव में जो हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी महिलाओं के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है। ठीक है। और कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए पोस्ट ऑफिस में कुछ स्कीम्स चलते हैं, है ना, उनके विवाह के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ एक एज लिमिट है, अगर उससे कम के बच्चे हैं तो उनके लिए वो स्कीम या वो खाता खोला जा सकता है और उसमें एक फिक्स अमाउंट तक ही जमा किया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स को अगर टारगेट करके कोई बजट बनाया गया, इसको हम कहेंगे जेंडर बेस्ड बजट। ठीक। उसके बाद में हमने एक लाफर कर्व पढ़ा था। लाफर कर्व क्या बताता है? राजस्व आय और जो टैक्स का रिलेशन रहता है, हाँ, उसके संतुलन रहेगा तो राजस्व प्राप्ति। कौन सा ऐसा ऑप्टिमम पॉइंट है जहाँ पे हम मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, हमारे बजट वाले टॉपिक के अंदर लगभग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। जनगणना के बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। चलिए नेक्स्ट। हाँ, बजट में राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा वगैरह। वैसे इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है करके इसको छोड़ दिया था, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये शायद आपका किसी और टॉपिक में यहाँ पर शामिल कर लिया गया है, राजस्व और पूंजीगत घाटा। एक हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था थी। ऐसी बहुत सारी मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जो कि इसमें कवर नहीं किए गए हैं। अच्छा, ये सब किसी और टॉपिक में कवर हैं, मिल जाएंगे आपको। जो टॉपिक आप बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं और मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, इंश्योरेंस या बीमा। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इंश्योरेंस या बीमा। क्या होता है बीमा? भारतीय बीमा निगम। अच्छा, मरने के बाद पैसा मिलता है। बीमा एक प्रकार की सिक्योरिटी है जो आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए, मतलब आदमी को उसको इंश्योर कराता है कि आपातकालीन स्थिति में हम आपकी सहायता करेंगे। तो वैसे तो फिर फसलों का भी बीमा हो जाता है, ऐसा फसलों का भी बीमा हो जाता है। तो सर बीमा ही तो हुआ है, मतलब एक आपातकालीन स्थिति है कि आपके फसल बर्बाद हुआ या बाढ़। ठीक है, गाड़ियों का भी बीमा हो जाता है ना। लिखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डाला आपने बीमा, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, बीमा वह साधन है, बीमा वह साधन है जिसके माध्यम से कुछ शुल्क देकर
जिसके माध्यम से कुछ शुल्क देकर हानि का जोखिम बीमाकार पक्ष पर डाला जा सकता है। हानि का जोखिम बीमाकार पक्ष पर डाला जाता है। बीमाकार पक्ष पर डाला जाता है। जो व्यक्ति बीमा खरीदता है, उसे बीमाकृत तथा बीमा बेचने वाले को बीमाकार या बीमा प्रदाता कहा जाता है। बीमाकार या बीमा प्रदाता कहा जाता है। देखिए, बीमा के बारे में आप अपने ट्रेडिशनल जो फैमिली बैकग्राउंड है वहाँ से इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। पहले जो हमारी फैमिलीज़ होती थी, मतलब दादा परदादा या उससे पहले की बहुत बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, ठीक। वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मान लो उसका देहांत हो जा रहा है, तो बाकी का जो पूरा जॉइंट परिवार है वो उसको लाइफ टाइम सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर सकता था, ठीक। लेकिन बीमा का कॉन्सेप्ट क्या बताता है? कोई ऐसी फैमिली जहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कोई व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उसको लाइफ टाइम सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उसके ज़रूरतों को पूरी कर सके, ठीक है। एक वित्तीय सेवा उसको जीवन भर के लिए प्रदान कर सके, ठीक। ये जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि विदेशों में बड़ी जॉइंट फैमिलीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसीलिए विदेशों में इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, ठीक। भारत में आते आते इसको बहुत समय लगा और अभी भी भारत में बीमा को लेकर के वैसी जागरूकता नहीं है, ठीक है। चाहे हम वाहन का बीमा तो मजबूरीवश करवा लेते हैं, फसल का बीमा फ़ायदे के लिए करवा लेते हैं, लेकिन जीवन का बीमा लोग अभी भी नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक तो ये महंगा लगता है और दूसरा क्योंकि उनको लगता है कि हम अमर हैं, लंबे समय तक जीते चले जाएंगे। इसीलिए बीमा की सेवाएं देने के लिए सरकार ये चाहती है कि हर एक व्यक्ति के पास कम से कम एक नॉमिनल अमाउंट का, कुछ ना कुछ छोटी सी राशि का उनके पास बीमा होना चाहिए। इसीलिए आप ये देखते हो कि सरकार उनको डायरेक्टली बीमा खरीदने के लिए विवश तो नहीं कर सकती, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ऐसी सेवाएं हैं जहां से उनको बीमा प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे कि आपको ये पता है कि जन धन खाता खोला जाता है। ये जो जन धन खाता खोला गया था, सरकार ने स्कीम रखा था, जब इसको चालू किया गया था, जन धन स्कीम जब शुरू किया गया था, तो शुरुआत के 1 साल के अंदर जितने लोगों ने वहां पे खाता खुलवाया था, उनको खाता खोलने के साथ ही फ्री में जीवन बीमा मिल गया था। जिसके नाम से खाता खोला गया था उनको 1 लाख या 2 लाख रुपए के आसपास का जीवन बीमा यहाँ पे मुफ्त में मिल गया था। वैसे ही आपको पता है कि हम जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं किसी एक विशेष कंपनी का होता है, ठीक है। मास्टर कार्ड होता है, वीज़ा कार्ड होता है, वैसे ही एक रुपे कार्ड भी होता है। ये भारत के द्वारा शुरू किया गया, भारतीय कंपनी के द्वारा शुरू किया गया कार्ड है। ये जो रुपे कार्ड है, जो भी व्यक्ति अपने लिए रुपे कार्ड इशू करवाता है, उनको इस कार्ड के साथ में एक छोटा, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस इनको यहाँ पर फ्री में मिल जाता है, ठीक है। सरकार जो भी जनधन खाता खोलने के लिए इन्होंने जो प्रोविजन रखा था, इसमें यह कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुपे कार्ड या ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक हैं वो रुपे कार्ड प्रोवाइड करें लोगों को, ठीक। इसका रीज़न क्या था कि हर एक व्यक्ति के पास कम से कम एक नॉमिनल या छोटे अमाउंट का जीवन बीमा कम से कम मिल सके। इसके अलावा हमने कुछ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में पढ़ा था, ठीक।
प्रधानमंत्री से संबंधित हमने 3 इंश्योरेंस स्कीम पढ़े थे। जनधन योजना के साथ लगभग 2014-15 के आसपास शुरू किया गया था 3 इंश्योरेंस स्कीम। एक तो था आपका जीवन ज्योति बीमा, है ना। जीवन ज्योति बीमा एक नॉमिनल फीस पे करके साल भर में शायद 330 रुपए का कुछ प्रीमियम था, ये पे करके उनको 2 लाख 3 लाख का जीवन बीमा मिल जाता है। ठीक, उसके साथ में एक और बीमा यहाँ पे हमने पढ़ा था, दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उनको 1 लाख रुपए की राशि मिल रही थी, अगर मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की राशि यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो क्योंकि सरकार ये चाहती है कि वर्तमान समय जो है वो न्यूक्लियर फैमिली का है, मतलब इंडिविजुअल जो है वो अपनी छोटी फैमिली बना करके रखना चाहता है। जो ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे भारत में भी खत्म होता जा रहा है। उन फैमिलीज में भी कम से कम बीमा के रूप में ए सिक्योरिटी मनी उनके पास हमेशा अवेलेबल रहे। सरकार इस उद्देश्य से हर एक व्यक्ति के लिए बीमा चाहती है और अलग अलग तरीके से इनको बीमा प्रोवाइड करती है। और आपके पास बड़ा बीमा अगर चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, किसी बीमा प्रदान करने वाली कंपनी से आप बड़े अमाउंट का बीमा भी खरीद सकते हैं। आपकी जो भी रेगुलर इनकम है उसके हिसाब से वो एक एस्टिमेट बना के दे देगी कि आपके लाइफ का इतना इंश्योरेंस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे जा करके सीधे 1 करोड़ 2 करोड़ का बीमा मांग ले। आपका जो भी इनकम होगा उसके हिसाब से वो आपकी बता सकते हैं कि आपको इतने मैक्सिमम लिमिट का इंश्योरेंस मिल सकता है। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट ऐड कीजिएगा। बीमा में आपने जो भी लिखा है इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ऐड कीजिएगा। बीमा साधारणतः 2 प्रकार के होते हैं। बीमा साधारणतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जीवन बीमा और दूसरा है साधारण बीमा। जीवन बीमा और साधारण बीमा। जीवन बीमा का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अगर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो इंश्योरेंस लिया है उसने उसके अनुरूप उसको पैसा मिल जाएगा। ये हो गया आपका जीवन बीमा। और किसी व्यक्ति के लाइफ को छोड़ करके बाकी दूसरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका अगर इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, चाहे खेत हो गए, फसल हो गए, गाड़ी हो गए या फिर कोई मकान, दुकान, फैक्ट्री, ये सब का जो इंश्योरेंस करवाया जाता है इसको हम कहते हैं साधारण बीमा या जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डालिएगा जीवन बीमा। जीवन बीमा और जीवन बीमा के करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं। जनरली आपको जितनी बैंकिंग कंपनीज है हर एक कंपनी लगभग अब हमको जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है या सबसे पहले शुरू होने वाली कंपनी थी वो थी आपकी LIC। ठीक है, भारतीय कंपनी है, मतलब भारत सरकार की कंपनी है, इसीलिए इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो जीवन बीमा में सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या भारतीय जीवन बीमा निगम। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या शॉर्ट में अगर आपको याद है तो LIC लिख लीजिएगा सीधा। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम। और सीधे सीक्वेंस में पॉइंट्स नोट करते चलेंगे। सबसे पहला इसकी स्थापना, भारतीय जीवन बीमा निगम, सबसे पहला पॉइंट है स्थापना 1 सितंबर 1956। 1 सितंबर 1956। वहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा राष्ट्रीयकरण, ब्रैकेट में उसको लिख लीजिएगा राष्ट्रीयकरण। भारत में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज चल रही थी, उनको मर्ज करके ये बनाया गया था आपका LIC। ठीक है, तो LIC की स्थापना या पुराने जो कंपनीज चल रही थी उनका राष्ट्रीयकरण एक ही समय पे किया गया था 1956। नेक्स्ट हेडक्वार्टर या मुख्यालय, हेडक्वार्टर या मुख्यालय मुंबई।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा, ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत काम के है ही नहीं, मतलब कभी पूछे भी नहीं जाएंगे। इनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, सहायक कंपनियां कौन सी हैं, तो बहुत पूछेगा नहीं। मैक्स टू मैक्स आपको कौन से वर्ष में आया था या कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, इतनी चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, तो 1956 कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान चल रहा था। ठीक है, और अगर 5 ईयर प्लान्स जनरली आपके चलते थे वित्त वर्ष के अकॉर्डिंग, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, और इस हिसाब से अगर देखें तो 1956 का जो 31 मार्च था वहाँ तक आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म हो गया होगा। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 1956 से लेकर के, मतलब हाँ 5 ईयर प्लान 61 तक। ठीक, तो जनरली आपने ये जो बताया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था, गलत हो जाएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान में आएगा। ठीक है, चाहे तो बस इतना पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हाँ, जो राष्ट्रीयकरण होता है ना, तो वो बहुत नहीं सस्ती वो कंपनी, जैसे कई तो बीमा कंपनी होती है जो बहुत गई बोलते हैं पैसे जमा किया। राष्ट्रीयकरण का मतलब ही होता है कि 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार ने खरीद ली है। वैसे में डूबने का मतलब टेंशन, हाँ, कम रहता है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी कोई कंपनी थी ना, मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी थी जिसका प्राइवेट कंपनी ही रहा होगा, तो वो राष्ट्रीयकरण नहीं रहा होगा। नहीं, जो राष्ट्रीयकृत कंपनियां हैं उनको अपना एक लमसम अमाउंट, पहले तो कोई बैंकिंग सेवा दे रही है उसको भी कुछ दायित्व अपना बैंक के पास या आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है। बीमा सेवा शुरू करने के लिए भी एक बड़ी पूंजी मतलब आपके पास बाध्यता होती है कि इतनी पूंजी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि बैंक कोई भी व्यक्ति शुरू नहीं कर सकता, उसके लिए मिनिमम 200 करोड़ की कैपिटल आपके हाथ में होनी चाहिए, तब जाके आपको बैंक की लाइसेंस मिल सकता है। ठीक, पैसा होना भी ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल जाए। बैंकिंग के क्षेत्र में अगर अनुभव है, ऐसे व्यक्ति को या ऐसी संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे ही इनके पास कुछ कैपिटल का बताया गया होगा कि इतना कोई कैपिटल रखने वाली कंपनी है, वही बैंकिंग सेवाएं या बैंकिंग कंपनी बीमा कंपनी शुरू कर सकती है। ठीक है, तो वो पैसा आरबीआई के पास या किसी न किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा रहता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, साधारण बीमा। जीवन बीमा में सिर्फ एक कंपनी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, LIC, और नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा साधारण बीमा। इसमें सबसे पहले तो एक पॉइंट लिखिएगा, साधारण बीमा होता क्या है। LIC तो आपको पता है, साधारण बीमा में लिखिएगा, इस बीमा के अंतर्गत, इस बीमा के अंतर्गत वाहन, घर, वाहन कॉमा घर कॉमा फसल कॉमा स्वास्थ्य इत्यादि का बीमा किया जाता है, इत्यादि का बीमा किया जाता है। ठीक है, मतलब आपके लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके सारे के सारे जो भी इंश्योरेंस हो रहे हैं वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है, एक ही के बारे में नोट करना है आपको यहाँ पे, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय साधारण बीमा निगम। पहला था भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में, और जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में भारतीय साधारण बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम। ठीक, इसमें लिखिएगा स्थापना,
स्थापना या गठन 22 नवंबर 1972, केवल 1972 याद रखेंगे तो भी चलेगा। 22 नवंबर 1972, 1972। ये कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा होगा? 66 तक आपका 69 to 74 था ना सर? हाँ ठीक है, 72 आपका चौथे 5 ईयर प्लान में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मुख्यालय हैदराबाद। मुख्यालय हैदराबाद। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका गठन साधारण बीमा व्यवसाय ब्रैकेट में लिखिएगा राष्ट्रीयकरण, साधारण बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 के तहत किया गया। साधारण बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 के तहत किया गया। ठीक है, ये भी बीमा कंपनी क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी पे है, इसीलिए यहाँ पे भी किसी के पैसे डूबने का खतरा नहीं रहता और सरकार का मतलब ज़्यादातर शेयर होल्डिंग यहाँ पर उपस्थित है। ठीक, नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है, हम बीमा के बारे में पढ़ रहे हैं और बीमा को रेगुलेट करने वाली भी कोई संस्था बनाई गई होगी। ठीक है, कौन सी संस्था है? कौन सा है? IRDA। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा IRDA। बीमा कंपनियों के प्रकार हम पढ़ रहे थे, उसमें 2 प्रकार बस थे, एक तो जीवन बीमा, एक साधारण बीमा। अब इन बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने वाली या नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है? IRDA। 97 में इसका प्रस्ताव रखा गया था, 98 में आ गया था, काम करने लगा था। हेडिंग डालिएगा IRDA। इसका फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कहीं पे IRDA या कहीं पे IRDAI ये भी मिलेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी लिखिएगा, इसका फुल फॉर्म जिनको याद नहीं है नोट कर सकते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका गठन IRDAI, इसका गठन या स्थापना 1998। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यालय हेडक्वार्टर हैदराबाद। ठीक है, और यही प्रश्न है जो आपका एक बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, PSC के एग्जाम में। IRDAI का मुख्यालय कहाँ पे है? IRDAI का मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका प्रमुख कार्य बीमा कंपनियों पर
नियंत्रण, बीमा कंपनियों पर नियंत्रण, और नियामक संस्था के रूप में कार्य करना, नियामक संस्था के रूप में कार्य करना। नियामक का मतलब है जो नियम बना रही है इंश्योरेंस के सेक्टर में, और नियंत्रण का मतलब है जो उन रूल्स के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है नहीं, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, देखने के लिए। हाँ हाँ, जो IRDA के पास रजिस्टर्ड हैं वो अपना कैपिटल कुछ जमा करते हैं RBI के पास में, तभी उनको लाइसेंस और परमिशन मिलता है बीमा करने का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत की प्रथम बीमा कंपनी, भारत की प्रथम बीमा कंपनी ओरिएंटल बीमा कंपनी, भारत की प्रथम बीमा कंपनी ओरिएंटल बीमा कंपनी 1818, ब्रैकेट में वहीं पे लिखिएगा 1818, ओरिएंटल बीमा कंपनी 1818 है। भारत की प्रथम बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी या ओरिएंटल बीमा कंपनी 1818 है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में कृषि का बीमा भारत में कृषि का बीमा 2002 से पहले GIC द्वारा किया जाता था। भारत में कृषि का बीमा 2002 से पहले GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, GIC द्वारा किया जाता था, किंतु 2002 के बाद कृषि बीमा के लिए, किंतु 2002 के बाद कृषि बीमा के लिए AICIL, ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AICIL द्वारा किया जाता है, AICIL द्वारा किया जाता है। ठीक है, बीमा के बारे में ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक था आपका जीवन बीमा, साधारण बीमा, और IRDA, IRDA। मुद्रा बैंक के बारे में हमने पढ़ा है। कौन कौन सी कैटेगरी में, मतलब 3 स्लैब है वहाँ पे, कौन कौन से स्लैब हैं वहाँ पे? हाँ हाँ, क्या क्या नाम दिया जाता है? सबसे पहला है शिशु ऋण, उसके बाद में
किशोर है या तरुण है? किशोर फिर तरुण। कितना कितना मिलता है यहाँ पे? 50,000 रुपये तक, सेकंड 5 लाख तक, और लास्ट है 10 लाख तक। 0 से लेकर के 50,000, 50,000 से 5 लाख और 5 लाख से 10 लाख तक की राशि। नाबार्ड का गठन, हाँ 1982 कौन सी समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ा था, कब शुरू किया था क्रेडिट कार्ड? 1998 में। और GIC? और LIC? और आपका IRDA? 1998। किसान क्रेडिट कार्ड और IRDA 1998। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर रीजनल रूरल बैंक्स RRB नहीं है? सिक्किम और ऐसे राज्य जहां पे गांव नहीं है? एक तो गोवा हो गया और दूसरा सिक्किम। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? जेम्स बॉन्ड, ऑसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर? DC या CD देशमुख। वर्तमान में कितने सरकारी बैंक बचे हैं भारत में और कितने प्राइवेट बैंक? 21 या 22? 21। कितने विदेशी बैंक कार्यरत हैं? 44। सबसे ज़्यादा शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? SBI। सरकार को अगर महंगाई कंट्रोल करना है, क्या क्या ऑप्शन है? रेपो, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, सभी में बता सकते हो। अच्छा, क्या क्या पढ़ा था हमने? RBI की पॉलिसी को किस नाम से जानते हैं हम? मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के नाम से। कौन कौन से टूल्स हैं इनके पॉलिसी में? रेपो है, रिवर्स रेपो, CRR, SLR और बैंक रेट। इनमें से कौन सा शॉर्ट टर्म लोन है? ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए हैं और ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक। CRR, SLR किसके पास जमा करके रखना होता है? और SLR बैंक अपने पास में जमा रखेगा। कौन कौन से रूप में रख सकता है SLR? गोल्ड है, फॉरेक्स विदेशी मुद्रा, या फिर कैश के फॉर्म में भी रख सकता है। ठीक है। CRR किस फॉर्म में रखना होगा? कैश के फॉर्म में, नाम में ही है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है। कैश के फॉर्म में कहाँ रखेगा? RBI के पास में। अच्छा, महंगाई कंट्रोल करना है तो कौन कौन से रेट्स में क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है? वापस से पूरा साइकिल याद कीजिएगा, किस तरीके से बैंक से व्यक्ति के हाथ में पहुंचता है, व्यक्ति के हाथ में पैसा कम करना है, कैसे कम करेंगे, वो पूरा साइकिल अगर याद करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। अच्छा, रेपो रेट क्या था? एक तरफ मैं लिखूं कोई भी बैंक और दूसरी तरफ अगर RBI है, मनी का फ्लो किस तरफ होगा? कौन किसको लोन लेगा, कौन किससे लोन लेगा या देगा? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में पहला रेपो रेट में RBI लोन देगा और ये इसको ब्याज के साथ में वापस करेगा।
रेपो रेट अगर बढ़ा देंगे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगा। कैसे? सर आरबीआई एसबीआई को जो लोन देती है वो ज़्यादा रेट पे देगी, हाँ लेना अवॉइड करेंगे, तो अवॉइड करेंगे तो लोन नहीं बांट पाएंगे, और लोन नहीं बांट पाएंगे तो पैसा की कमी होगी मार्केट में, तो लोग डिमांड नहीं करेंगे और महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम करना है, ये टारगेट मिला है आरबीआई को। ठीक, तो इनके पास ये अपने टूल्स में से सबसे पहला टूल्स यूज़ करेंगे। रेपो रेट को क्या करेंगे? कम करेंगे, बढ़ाएंगे? रेपो रेट को अगर बढ़ा देंगे तो एसबीआई के लिए लोन लेना थोड़ा सा महंगा होगा, महंगा पड़ेगा तो सामान लेगा मतलब यहाँ से लोन नहीं लेगा, और लोन नहीं लेगा तो लोन कम बांटेगा, लोगों के हाथ में पैसे कम पहुँचेंगे और वो डिमांड कम करेंगे। चीज़ों की सप्लाई है मगर एक रेट से हो रही है तो उसके प्राइस वापस से स्टेबल होने लगेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर महंगाई कंट्रोल करना है तो रिवर्स रेपो में क्या करना पड़ेगा? रिवर्स रेपो इसका जस्ट उल्टा, इसको घटा देंगे। उसके बाद में एसएलआर, महंगाई कंट्रोल करना है, एसएलआर को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? बढ़ाएंगे, इससे क्या होगा? बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, उसकी कोई वाला साइकिल। हाँ, मतलब आरबीआई अगर एसएलआर बढ़ा दे रहा है इसका मतलब है कि बैंक को ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास में जमा रखना पड़ेगा। बैंक के पास में पैसा कम हो गया, लोन कम बांटेगा, लोगों के हाथ में पैसे कम पहुंचेंगे, कम डिमांड करेंगे और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर एसएलआर अगर बढ़ा देते हैं तो महंगाई कम करना है, ये टारगेट पूरा हो जाएगा। एसएलआर हो गया। सीआरआर महंगाई कंट्रोल करने का ही टारगेट है। सीआरआर को क्या करना पड़ेगा? इसको ही बढ़ाना पड़ेगा। और लास्ट में आपका बैंक रेट। बैंक रेट ये क्या है? ये सिमिलर है आपका रेपो रेट के जैसा। डिफरेंस क्या है? ये शॉर्ट टर्म वाला लोन है, ये लॉन्ग टर्म वाला है। मतलब यहाँ पे भी रेपो रेट के जैसा ही बैंक रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, महंगाई कम करने का टारगेट है तो ये सारे काम करेंगे। और अगर महंगाई बढ़ाना है, मार्केट में अगर चीज़ें बहुत सस्ती हो रही हैं या फिर लोगों के हाथ में पैसे कम पहुँच रहे हैं, मनी सर्कुलेशन बढ़ाना है, इन सब का जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मगर मतलब अगर आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट है, कंफर्म है कि कहाँ कहाँ पे बढ़ाने से महंगाई बढ़ेगा घटेगा, तो आपके लगभग 7-8 प्रश्न ऐसे हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए किसको बढ़ाना है, कम करना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। सर ये रेपो रेट ये सब एकदम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता ना, मतलब कभी-कभी आरबीआई घटाती बढ़ाती रहती है, लेकिन मार्केट में इतना कंट्रोल नहीं हो पाता। हाँ, इसके लिए हमने जो पढ़े हैं वो लिमिटेड चीज़ें पढ़ा है हमने, क्योंकि टाइम के हिसाब से हमको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी थी। इसमें अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, तो जनरली हमने सिर्फ ये 5 टूल्स पढ़े हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, उसमें क्या क्या है? एक तो है ये हमने जो चीज़ें पढ़ी है, ये तो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। एक हम जो पढ़ते हैं मात्रात्मक टूल्स कह सकते हैं, जो क्वांटिटी बेस्ड टूल्स। ठीक, मतलब परसेंट की मात्रा में कमी या वृद्धि की कर दी हमने। और एक टूल होता है गुणात्मक, क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं इनको। हमने सिर्फ हमारे सिलेबस में जनरली इसी के बारे में पूछा जाता है, हमने इसको पढ़ा है। क्वालिटेटिव टूल्स में क्या होता है? बैंक रेस्ट्रिक्शन लगाता है, मतलब इसके अंदर भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। उसके अंदर एक पॉलिसी है साख नियंत्रण की नीति। कौन सा बैंक कितना क्रेडिट दे सकता है किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, इसको कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी रखती है, साख नियंत्रण की पॉलिसी। मान लीजिए कोई बैंक अगर लोन बांटता है तो उनका मेन पर्पस क्या होता है? उनको ब्याज के रूप में पैसा वापस मिले, ताकि वो क्या करेंगे? लाभ कमाएंगे। ब्याज की जो राशि मिलती है बैंकों को, वही तो उनका प्रॉफिट है। और ये ब्याज की राशि रिकवर होने की संभावना कहाँ पर ज़्यादा होगी? अगर ये किसी पूंजीपति को लोन देंगे या किसी किसान को लोन देंगे। दोनों कंडीशन है। ठीक है, बैंक के पास अगर दोनों ऑप्शन है लोन बांटने का, वो किसको प्रेफर करेंगे? किसी पूंजीपति को लोन देना या फिर किसी किसान को लोन देना?
ठीक है, किसी फैक्ट्री ओनर को, किसी पैसे वाले व्यक्ति को लोन बांटेगा। आप जब गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट सर्विस अगर लग जाएगी या फिर कोई प्राइवेट सर्विस भी है, लेकिन आपके सैलरी में मतलब हर आपके अकाउंट में मंथली सैलरी अच्छी खासी क्रेडिट हो रही है, ये चीज़ अगर बैंक के बैलेंस शीट में दिखता है तो सामने से आपको कई बार लोन ऑफर करेंगे, क्रेडिट कार्ड ऑफर करेंगे। किसान को ऐसा करते हैं क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जिसके पास पैसा है वो ब्याज के साथ आपको पैसा वापस कर सकता है, बैंकों को प्रॉफिट ही होगा, ब्याज जब उनको मिलेगा तो बैंकों को प्रॉफिट होगा। लेकिन कोई किसान को लोन बांटना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता है अगर इसकी फसल डूब गई या फिर बर्बाद हो गई तो ये तो ना ब्याज वापस कर पाएगा ना मूल वापस कर पाएगा, ठीक है, फिर सरकार के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में कई बार जब किसान लोन वापस नहीं लौटा पाते, कई बार आत्महत्या वाली खबरें हमको पढ़ने को मिलती हैं। प्राइवेट बैंक से किसी किसान ने लोन ले लिया, अब वो उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, और अगर किसान पैसे वापस नहीं कर पा रहे हैं तो अपने सम्मान को बचाने के लिए वो कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। बाहर से कोई लोग बार बार उनके घर में आ रहे हैं तो अपनी सम्मान की खातिर कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक, इन चीज़ों से बचने के लिए आरबीआई क्या करता है कि हर एक किसान को कोई भी बैंक एक लिमिटेड राशि, कम से कम एक फिक्स रेशो जो है वो ऐसे लोगों को या ऐसे वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाता है जिनको कि सामान्य रूप से लोन नहीं मिल पाता है। ठीक है, जैसे कि ग्रामीण विकास के लिए कोई भी बैंक ग्रामीण विकास के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, किसानों को लोन नहीं देना चाहेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कोई भी लोन नहीं देना चाहेगा। लेकिन क्योंकि आरबीआई की बाध्यता है कि आपको क्वालिटेटिव पॉलिसी के अंदर एक फिक्स अमाउंट, मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 रुपए की राशि है लोन बांटने के लिए, ठीक है, तो आरबीआई बोलेगा कि आपको 70-30 रेशो में या कोई भी एक फिक्स रेशो जो कि आरबीआई बताए, 70% आप पूंजीपति वर्ग के लिए या कैपिटल क्लास के लिए रिजर्व रख सकते हो, लेकिन मिनिमम कम से कम 30% या जो भी आरबीआई बताए उसके अकॉर्डिंग ये 30% आपको ऐसे क्षेत्रों में देना है जहां पर ज़्यादातर उनको लोन नहीं मिल पाता, लोन मिलने में प्रॉब्लम होती है। अगर बैंक अपने टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए वो आरबीआई के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो ये जुर्माने के साथ वो राशि आरबीआई के पास जमा करेगा और आरबीआई फिर उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो बैंक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है कि वो इन क्षेत्रों में भी पैसा इन्वेस्ट करे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी क्योंकि हमारे सिलेबस से बाहर है और समय का भी बाध्यता है कि हमें एक लिमिटेड टाइम में अपने सिलेबस खत्म करना है, इसीलिए हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, पर जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आपकी काम की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। लगभग 2 क्लास में हमारा सिलेबस इकोनॉमी का खत्म हो जाएगा। आपको प्रीवियस क्लासेस में कोई डाउट रह गए हैं उनको वापस रिवाइज कीजिए और पूछना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।